लेखक की मेज से विकास कुमार झा का नमस्कार। आज लेखक की मेज पे हमारी खास मेहमान है भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक नामचीन हस्ती कलापनी कोलकली। आजा दुनिया कलापनी कोलकली जी ये एक बेहद उज्जवल पृष्ठभूमि भी है और उनकी साधना को लेकर एक बहुत ही अद्भुत उनका नाम भी है। कुमार गंधर्व जी जैसे व्यक्तित्व इनके पिता और श्रीमती वसुंधरा कोलकली जी इनकी मां, और उनके सानिध्य में उनकी शिष्या के रूप में भी, उनकी पुत्री तो है ही ये, उनकी शिष्या के रूप में भी इन्होंने जो साधना की आज उसी का प्रतिफल है कि कलापनी जी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को युवकों से जोड़ा है, युवा पीढ़ी से जोड़ा है। आज वह वक्त है जब युवा पीढ़ी के बारे में यह माना जाता है कि वो शास्त्रीय संगीत से कोसों दूर जा रही है, लेकिन कलापनी जी ने अथक परिश्रम करके यह सिद्ध किया है कि नहीं, युवकों को, युवा पीढ़ी को बहुत बहुत ही प्यार से और बड़े अनुराग से शास्त्रीय संगीत की धारा में वापस लाया जा सकता है। तो आज हम बात करते हैं उन कलापनी कोलकली जी से जिनके संगीत के बारे में कहते हैं इनके संगीत में तपस्वी स्वाद है, तो मालवा के लोक संगीत का जादू है। और जैसा कि मैंने कहा, युवा पीढ़ी शास्त्रीय संगीत की तरफ बहुत जोरों से मुखातिब हो रही है। इसका श्रेय अगर कहें तो यह गैर मुनासिब नहीं होगा कि इसका श्रेय कलापनी कोलकली जी को जाता है। कलापनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेखक की मेज पर। नमस्कार और बहुत बहुत आभार आपका कि आपने लेखक की मेज के इस पोर्टल पर आपने मुझे आमंत्रित किया। जैसा कि मेरे बारे में कहा जा रहा है, सच कहूँ तो वैसा कुछ है नहीं। ये बात सही है कि मुझे मेरे माता पिता गुरु के रूप में मिले और वो ऐसे सिद्ध कलाकार थे कि जिनकी छत्र छाया में मैं थोड़ा बहुत मैंने पनपने का प्रयत्न किया, उनसे थोड़ी सी विद्या पाई और बहुत कुछ विद्या उन्होंने ऐसी हमारे सामने रखी कि जिसको केवल हम ही अभ्यास करके आगे बढ़ा सकते हैं। उनका हमेशा ये मानना रहा है कि तुम्हें रेडीमेड हम कोई चीज़ नहीं देंगे, ये ज़रूर है कि हम तुम्हें धरातल बनाकर देंगे, लेकिन उसके ऊपर चलना तुम्हें है। और इस वजह से जो भी उनसे हमने थोड़ी बहुत विद्या पाने की हमारी चेष्टा थी, हमारे जितनी ताकत थी, वो हमने कोशिश की कि हम उनसे ग्रहण कर सकें। और ये आज के दौर का जो आपने जिक्र किया है, ये वाकई में एक तरह से थोड़ा सा मुश्किल दौर तो ज़रूर है। लोगों का ध्यान बहुत अलग अलग दिशाओं में आकृष्ट होता रहा है और ऐसे इस पे शास्त्रीय संगीत की तरफ सबों को जोड़कर रखना ये थोड़ा प्रयत्न का काम है। इस बारे में एक विशेष बात मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, वह यह कि माना कि आज हमारी ज़िंदगी की रफ्तार बहुत अलग तरह से चल पड़ी है, हमारे जीवन के संघर्ष बहुत बढ़ चुके हैं, हमारे जीवन के क्या कहना चाहिए, उद्देश्य कह लीजिए या जीवन की आवश्यकताएं कह लीजिए, बहुत अलग तरह से हमारे सामने आकर मुंह फाड़ कर खड़ी हैं। ऐसे इसमें कला और कला कर्म को लेकर समय निकालना एक विद्यार्थी के होते हुए, एक विद्यार्थी बनने के लिए, एक श्रोता, अच्छा श्रोता बनने के लिए समय की मांग करता है। कला कभी भी जल्दबाजी में ना तो समझी जा सकती है और ना ही सीखी जा सकती है। और ऐसे इसमें किसी भी कला को समझने के लिए, सुनने बुनने के लिए समय की दरकार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उसको बार बार उसके सामने नहीं जाएंगे, बार बार आपका उससे साबका नहीं पड़ेगा, वो कला आप तक नहीं पहुंच पाएगी। कला खुद होकर आपसे बात नहीं करती, आपको उससे समझने के लिए थोड़ा सा 2 कदम आगे आना पड़ता है। हाँ, तीसरे कदम में आप जब आगे बढ़ते हैं तो चौथे कदम में वो कला अपने आप आपको अपने में समेट लेती है। तो ये करने के लिए समय की दरकार चाहिए, समय चाहिए, जो कि आज के समय में लोगों के पास बहुत कम है, ऐसा लगता है। इस संदर्भ में मैं ये कहूँगी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत को इतना कमज़ोर भी हमें नहीं आंकना चाहिए कि वह एकदम से कहीं विलुप्त हो जाएगा। उसका
मादा बहुत ज़बरदस्त है जी। उसका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। यदि आपको एक बार उस प्रभाव के आप अंतर्गत आ गए, उसके आनंद की अनुभूति यदि आपको होने लगी जी। तो फिर आप उसकी बाहों में जकड़े रहेंगे जीवन पर्यंत, आपको वो नहीं छोड़ेगा। ये ज़रूर है कि आपको थोड़ा सा प्रयत्न करके उसके करीब जाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो आजकल जो बहुत रफ्तार वाला संगीत है, बहुत रिदम वाला संगीत है, जो एक उम्र तक शायद आपको आकृष्ट कर ले, लेकिन वो निस्सीम आनंद नहीं दे सकता। क्या बात। निस्सीम आनंद के लिए आपको भारतीय संगीत की तरफ मुड़ना पड़ेगा। तो क्या आपको उम्मीद है कि जो नई पीढ़ी है भारत की, वो शास्त्रीय संगीत की तरफ उनका लगाव फिर बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है। और बल्कि मैं कई जगहों पर देखती भी हूँ। ये बात अलग है कि उनको एक शास्त्रीय संगीत के नाम पर उनको एक खौफ निर्माण कर दिया गया है मन में कि भाई ये तो बहुत कठिन विधा है और इससे आप इसको नहीं आप समझ पाएंगे। मैं दर्शक नहीं कहूँगी, उनको मैं श्रोता कहूँगी। हमें श्रोताओं की आवश्यकता है। दर्शक तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन श्रोता बनना बहुत ज़रूरी है, जो कानों से उस संगीत का आनंद ले, आंखों से न ले। तो कानों से संगीत का आनंद, संगीत या कान की है भाषा, कानों से आपके अंदर अंतर्मन को पहुंचती है। दृश्य तो खैर और भी रहते हैं बहुत से, लेकिन जो कानों से संगीत रिस कर जो हमारे मन आत्मा में उतरता है जी। उस संगीत का आनंद वो व्यक्ति यदि उसके संपर्क में आए, ये बात मैं जरूर जोर देके कहूंगी, उसके संपर्क में आए। संपर्क में आना बहुत जरूरी है। उसके लिए जो प्रयत्न करना है वो हमें करना है। कंपोजर ने, मतलब कुमार जी ने, इनसे बैठे जो गुनियों हैं, पूछत इनसों में, बताई दे कहाँ के आगे के पाछे रे। दुनिया आगे जा रही है कि पीछे जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। अजब दुनिया, कुमार जी का जो सबसे प्रिय मालवा के लोक संगीत पर तो उनकी सिद्धि रही है और आपकी भी सिद्धि रही है, तो विरासत में आपको मिली है। तो कोई एक टुकड़ा बताएं जो कुमार जी का बड़ा प्रिय था। सबसे पहली बात तो है कि सिद्धि विरासत में नहीं मिलती। सिद्धि के लिए आपको सिद्ध होना पड़ता है, सिद्धि विरासत में नहीं मिलती। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको तपस्या करनी पड़ती है। कोई ऊपर से सिद्धि ला के आपके हाथ में नहीं थमा सकता। तो इसलिए एक बात मैं आपके सामने सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी, निश्चित रूप से कुमार जी ने अथक प्रयत्न किए और उसमें वो सफल हुए कि मालवा के लोक संगीत को लोगों से रूबरू कराया जाए। उसकी केवल सौंधी सुगंध से नहीं, बल्कि उसमें रचे बसे हुए शास्त्रीय संगीत के बीजों से लोगों को जोड़ा जाए। बिलास खानी तोड़ी है, सारंग है, देस है, भैरव है, भैरवी है, भीम पलास है,
अनगिनत ऐसे राग हैं, तिलक कामोद है, कितने नाम बताऊं मैं आपको। ऐसे ऐसे लोकगीतों को कुमार जी ने खोजा जिसमें इन रागों के मूल बीज राग रूप हमें देखने को सुनने को मिलते हैं। मैंने आपको भी वानगी के रूप में कहा जरूर, लेकिन वो विषय वाकई में बहुत बड़ा है। 3 घंटे की महफिल हो सकती है इस विषय के ऊपर कम से कम, ऐसा और कुमार जी कर चुके हैं जी, जिसमें हम लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा अपने सुर जोड़े हैं उनके साथ में। लेकिन ये आसान काम नहीं था, क्योंकि पहले ही लोक संगीत को लोग एक तरह से सुगम रूप में देखते हैं, लेकिन शास्त्रीयता से जोड़कर उसको प्रस्तुत करना ये कुमार जी का बहुत बड़ा शास्त्रीय संगीत को योगदान है। ऐसा बहुत बड़ा योगदान है लोक संगीत को शास्त्रीय संगीत में ढालना। तो और तपस्वी स्वाद बताएं। एक बात मैं आपको और बता दूं, क्योंकि उन्होंने जो भी लोक संगीत की धुनों को पेश किया उन्हें अपने साँचे में नहीं ढाला, जैसी वो धुनें हैं उसी तरह उन धुनों को पेश किया गया। ये बहुत लोगों के मन में मिसकंसेप्शन है कि उन्होंने उसको तर्ज अलग उन्होंने बनाई, नहीं। जो मूल देखिए, मूल धुन को उनका हमेशा एक कहना था कि यदि मैं संगीतकार हूँ तो मेरी दृष्टि निश्चित रूप से उन चीज़ों को देखने की अलग हो सकती है। तो ये दृष्टि अलग है और वो प्रतिभा यदि व्यक्ति में है कि वो एक अलग नज़रिए से उस चीज़ को अंदर तक जाकर देख सकता है, तो प्रस्तुति में भी वो फर्क नज़र आएगा। एक गांव की महिला यदि चौपाल पर बैठकर, या गांव के लोग यदि चौपाल पर बैठकर यदि कोई लोकगीत या लोक धुन गा रहे हैं और यदि कुमार गंधर्व उसी चीज को गा रहे हैं, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होना स्वाभाविक है। जाहिर। ये बात हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि जब कुमार जी किसी लोक धुन को गाएंगे और समझ कर गाएंगे तो उसमें फर्क होगा। तो वो फर्क जो है वो प्रतिभा का फर्क है, वो संगीत को समझने का फर्क है, उस रागदारी को समझने का फर्क है। इस वजह से वो अलग लग सकता है, लेकिन वो अलग है वही, उसका मूल तत्व वही है। आपके संगीत में जो तपस्वी स्वाद की बात लोग करते हैं वह क्या है? मुझे नहीं मालूम, फिर सचमुच नहीं मालूम। मैं सचमुच में आपको कहती हूँ कि अभी भी मुझे ये कहने में ज़रा भी संकोच नहीं होता कि जब भी मंच पर कदम रखती हूँ तो अभी भी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और हमेशा यह मन में भाव रहता है कि कहीं अपने से कोई चूक ना हो जाए। और मुझे लगता है कि यह भाव मैं चाहती हूँ कि मेरे अंतिम दिन तक बना रहे।
परिवार के बारे में थोड़ा सा चित्त होता है। मैं घर में सबसे छोटी हूँ। हाँ। कितने भाई? मेरे दो बड़े भाई हैं। मेरा सबसे बड़ा भाई मुकुल तो बहुत विश्वविख्यात गायकों में उसका नाम गिना जाता है। उससे जो छोटा भाई है मंजला भाई मेरा, वो चित्रकार है लेकिन वो विदेश में रहता है। नाम क्या और है? मैं यशोवर्धन, और मैं घर में सबसे छोटी हूँ। तो हम भाई बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा। और आपके? नहीं, मैं स्वयं अकेली हूँ। अच्छा। और हाँ, मेरे बड़े भाई के बेटे हैं। हाँ। वो भी बहुत अच्छा गा रहे हैं आजकल। अच्छा। वो और हम साथ में रहते हैं। बहुत बहुत अच्छा। तो चलिए, तो देवास में ही मैं रहती हूँ, जिस घर में कुमार जी ने रहती अपनी संगीत साधना की। और आज कुमार जी को जाकर लगभग 32 वर्ष हो चुके हैं। और उनकी कर्मस्थली जो है हमने उसी तरह से सजो कर रखी है, एकेडमी जिस तरह से शेक्सपियर का घर सब ये सहेज कर रखा गया है। और बहुतेरे लोग देश और दुनिया से उस जगह को देखने, उस जगह से आशीर्वाद लेने आया करते हैं। देवास जहाँ रहती है, उस वह देवास आपके भीतर कैसे है? देवास में मेरा जन्म हुआ है। और मैं हमेशा एक मेरी बात रहती है, वो मैं वापस आपके साथ में दोहरा देती हूँ कि मेरे पिता कन्नड़ भाषी रहे हैं, कर्नाटक के रहे हैं। मेरी माँ का मूलतः जन्म कलकत्ता में हुआ है। और अच्छा, वो बंगाल से थी? नहीं, वो थी महाराष्ट्रियन, मराठी भाषी थी, लेकिन उनका जन्म कलकत्ता में हुआ। मेरे नाना जी चूँकि टाटा में काम करते थे, जमशेदपुर में, लेकिन उनका बाद में फिर आना बम्बई हुआ। तो इस वजह से कन्नड़ भाषी पिता, मराठी भाषी माँ होने के बावजूद मैं अपने आप को नितांत हिंदी और मालवी लोग की मानती हूँ, और अपने आप को मालवी मानती हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ। हाँ, तो इसलिए देवास, जी हाँ, देवास आपके भीतर बिल्कुल बच्चे की तरह या अभिभावक की दोनों रूप में उपस्थित है। बहुत आभार कलापनी जी, बहुत बहुत आभार। और हम अपने दर्शकों की ओर से भी आपको बहुत शुक्रिया करते हैं।